नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान संग्रह आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज से हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी का सेशन, जिसमें हम लोग 6 से लेकर के 12 तक के ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, वो भी हिंदी माध्यम में। नोट्स के साथ आपको मिलेगा, ये पीडीएफ के साथ भी आपको दे दिया जाएगा। और आज हम लोग स्टडी करेंगे 6 क्लास के जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है बच्चों, इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति और आकार को बताएगा ये चैप्टर। तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और क्लास को अटेंड कर सके आप। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जियोग्राफी के कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकता है इन सभी चीज़ों का। तो चलिए देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, जो भूगोल विषय है इसका। ये जो भूगोल शब्द है बच्चों, भूगोल शब्द, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेंटोस्थनीज ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग किया था ग्रीक विद्वान इरेंटोस्थनीज ने 276 से लेकर के 194 ईस्वी पूर्व। और ये रहा इरेंटोस्थनीज का फोटो। आगे देखते हैं। ये जो जियोग्राफी है बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो तथा दूसरा है ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। देख लेते हैं। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, भूगोल विषय के पिता कौन है, पिता या जनक। ये जो हिकेटियस है, इसी को भूगोल विषय का पिता कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया था। हिकेटियस ने दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया तथा स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो बच्चों, भूगोल जो सब्जेक्ट है, इसमें चीज़ों को प्रूव करके देखा जाता है। तो जिस चीज़ में हम लोग चीज़ों को प्रूव अर्थात सिद्ध करके देखते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक विषय हो जाता है। तो यही कारण है, भूगोल में हर तथ्य को सिद्ध किया जाता है, अतः भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। अब भूगोल विषय की परिभाषा को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें हम लोग संपूर्ण पृथ्वी कहने का मतलब है बच्चों, पृथ्वी के अंदर और बाहर के चीज़ों का अध्ययन करेंगे, वही हमारा भूगोल कहलाएगा। संपूर्ण पृथ्वी यानी कि स्थलमंडल धरती को कहा जाता है, ज़मीन को, और जलमंडल जहाँ पर बहुत सारा जल मौजूद होता है, और वायुमंडल गैसों की परतों को कहा जाता है। इन सभी को, और पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, ये वाला संरचना, पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना हमारा भूगोल कहलाता है, पृथ्वी के बारे में। ठीक है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। आगे देखते हैं भूगोल की जो परिभाषा है फ्रेंड, वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। यहाँ पर मैं दो विद्वानों का नाम ले रहा हूँ। सबसे पहला है एल.डी. स्टाम्प। इसके अनुसार ये कहता है कि भूगोल जो है वो मानव के निवास के रूप में धरती का वर्णन है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है भूगोल विषय। और कैलेडियस टोलोमी कहता है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान की तरह है। ठीक है। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अब देखते हैं भूगोल के प्रकार, की भूगोल कितने प्रकार के हो सकते हैं, या फिर इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भौतिक चीज़ें यानी कि पर्यावरणीय चीज़ों का अध्ययन करना ही हमारा भौतिक भूगोल कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही हमारा भौतिक भूगोल कहलाता है, अर्थात वे सभी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जैसे पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, मरुस्थल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा इत्यादि। ये रहा एक पर्वत का इमेज, जो कि शिखर पर चोटी की तरह होता है, और ये रहा महासागर जहाँ की जल से भरा हुआ था, और ये रहा महाद्वीप जो कि स्थल का भाग है। पठार जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होता है और ऊपर पर सपाट सतह होती है पठार के। मरुस्थल जिसे हम लोग रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं भूगोल के बारे में दूसरा इसका डेफिनेशन, मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है? मनुष्य और भूगोल के बीच जो भी संबंध है उसका अध्ययन करना ही हमारा मानव भूगोल कहलाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य संबंध प्रकट किया जाता है, उसी को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। बेसिकली हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि सौरमंडल में हमारा जो है वो पृथ्वी कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है और जिस दिन यह देख सकते हैं हम लोग उस दिन हमारी पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, यह रहा इस तरह के पूर्ण चंद्रमा को हम लोग एक महीने में एक बार देख सकते हैं और जिस दिन यह चंद्रमा हमें दिखाई देता है वो पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड, हम दिन में चंद्रमा एवं तारों को क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकते हैं। इसका एक ही आंसर हो सकता है कि सूर्य से आने वाली तेज प्रकाश। जब सूर्य से तेज प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है तो जो तारे और चांद है उससे आने वाली प्रकाश हमारे आंखों तक तो पहुंचती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है जितनी कि हमें दिखनी चाहिए। इसी कारण से हमें नहीं दिखाई देता और सूर्य की अधिक तेज प्रकाश पहुंचती है जिसके कारण हमें सूर्य को दिखाई पड़ता है लेकिन अन्य तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसका उत्तर हो सकता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। अब देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। ऐसे पिंड बच्चों जो रात के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसे पिंड खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों के जो आकार होते हैं वो बड़े होते हैं और इसके जो साइज है वो गर्म होते हैं और साइज ये बड़े होते हैं। ये गर्म गैसों से बने होते हैं, ठीक ना, इसका निर्माण गैसों से होता है। ये बड़े आकार के होते हैं तथा ये गर्म होते हैं। इनके पास जो है कि अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है जिसे सूर्य भी एक तारा है। कैसे खगोलीय पिंडों को? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं उसी को हम लोग तारा के नाम से जानते हैं। और हमारा जो सौरमंडल का सूर्य है वो भी एक तारा ही है। एक टॉपिक है यहाँ पर, रात के समय चमकने वाले तारे जो है बच्चों, रात में जो हम तारे देखते हैं चमकते हुए ये सूर्य के समान ही है लेकिन यह हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये हमसे बहुत अधिक दूरी पर है इसलिए हम इनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि इसका आकार जो है कि हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, तारे के आकार। ठीक है, लेकिन यह बहुत बड़े आकार के होते हैं, हमारे सूर्य के आकार के होते हैं। भारत के जो प्रमुख खगोल शास्त्री है वो आर्यभट्ट है और ये रहा आर्यभट्ट का फोटो। अब एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी का, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल बेसिकली क्या होते हैं? तारों के आकृति को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है, तारों की विशेष आकृति को। यहाँ पर देख सकते हैं, रात्रि में आसमान के तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ ही नक्षत्र मंडल कहलाती है। ठीक है, और आर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सप्तऋषि मंडल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, 7 तारों का समूह सप्तऋषि मंडल कहलाता है। 7 तारों का समूह होता है और यहाँ आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है क्योंकि ये 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, यह आर्सा मेजर का ही एक भाग है। अब ध्रुव तारे के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ध्रुव तारे क्या होते हैं? प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण करने में सहायक होते थे ऐसे तारे। ठीक है, ध्रुव तारे प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण करने में सहायक होता था। जब प्राचीन समय में लोग रात्रि में यात्राएं क्या करते थे तो ये ध्रुव तारा उनको दिशाओं का निर्धारण करने में सहायक करते थे। यह हमेशा उत्तर दिशा को बताता है इसलिए इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है और यह तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। आगे देख लेते हैं बच्चों फ्रेंड्स, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह पहले देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ग्रह हम लोग जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट के नाम से जानते हैं, यह प्लैनेट शब्द बच्चों ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ऐसी चीज़ें जो चारों ओर घूमती है वो ग्रह कहलाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पर नहीं शब्द का जिक्र किया गया है, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं तथा ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, हमारी जो पृथ्वी है बच्चों वो भी एक ग्रह ही है क्योंकि ये सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है।
आगे देखते हैं ग्रहों की स्थिति एवं उनका परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कहने का मतलब है ये सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमते हैं और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमते हैं। ठीक है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक स्थित हैं तथा ये चट्टानों से बने हुए हैं। जो ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक स्थित है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं तथा इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह के परिक्रमण काल और उसके अक्ष पर घूर्णन कितने दिन का है वो देख लेते हैं। ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि बुध ग्रह पर रहने वाले लोग जो होंगे उसका 1 साल 88 दिन का होगा और बुध ग्रह अपने अक्ष पर 59 डेज में घूम जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण शुक्र ग्रह 255 दिन में लगाते हैं, जबकि अपने अक्ष पर घूम जाते हैं ये 243 दिन में। ठीक है। अब हमारी पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमते हैं। पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में लगाते हैं और अपने अक्ष पर घूम जाते हैं 1 दिन में। ठीक है। तथा पृथ्वी पर जो चंद्रमा की संख्या है वो 1 है बच्चों। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूम जाते हैं 1 दिन में। तथा मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या जो है वो 2 है। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे ग्रह जो सूर्य से दूर स्थित है। तो सूर्य से दूर स्थित है ये 4 ग्रह बच्चों आप लोग देख सकते हैं तथा ये इसके आकार जो है वो बड़े होते हैं। इसका निर्माण गैसों और तरल पदार्थों से हुए हैं। तो ये 4 ग्रह जो है ये है बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इसके बारे में देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमते हैं और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमते हैं तथा इन ग्रहों पर चंद्रमा की संख्या कितनी है। बृहस्पति ग्रह देखते हैं। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह जो है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में ये सूर्य के चारों एक चक्कर लगाते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन ये अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाते हैं तथा इस पर जो चंद्रमा की संख्या है वो 53 है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बृहस्पति ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितनी है तो वो है 53। अब शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शनि ग्रह जो है कि सूर्य के चारों ओर घूमने में 29 साल 5 महीने का समय लगाता है और अपने अक्ष पर घूम जाता है 10 घंटे 40 मिनट में। शनि ग्रह पर चंद्रमा की संख्या जो है वो भी लगभग 53 ही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो डेटा है चंद्रमा की संख्या ये ओल्ड हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अभी जो न्यू डेटा है ये आप लोग अपने गूगल पर जाकर के सर्च करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पुराना डेटा है। अभी इनकी संख्या कुछ बढ़ गई है। ठीक है। अब अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस के बारे में देख लेते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूम जाता है और अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है तथा इन ग्रहों पर चंद्रमा की संख्या कितनी है। ये जो अरुण ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। अरुण ग्रह पर चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। इसको भी आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि अरुण ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितनी है वर्तमान में। अब 8वां नंबर देख लेते हैं नेपच्यून या फिर वरुण ग्रह के बारे में। यह ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर सबसे ज़्यादा समय में लगाता है, यानी कि 164 साल में, और अपने अक्ष पर घूम जाता है 16 घंटे और 7 मिनट में। वरुण ग्रह पर चंद्रमा की संख्या लगभग 13 होने के कारण, चंद्रमा की संख्या लगभग 13 होते हैं बच्चों, होने के कारण क्या मैं बोल रहा हूँ। अब एक नोट देख लेते हैं। आसमान में जो दिखने वाला चंद्रमा है ये एक उपग्रह है, ये कोई ग्रह नहीं है चंद्रमा, ये एक उपग्रह है। ठीक है। आगे अब देखते हैं। इतना सब कुछ देख लें। अब सौरमंडल का परिभाषा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सौरमंडल का परिभाषा क्या हो सकता है? सौरमंडल का परिभाषा अगर मैं सिंपली बोलूँ तो तारा ग्रहों के मिलने से जो परिवार बनता है उसी को सौरमंडल कहा जाता है। देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है क्योंकि पूरे सौरमंडल में उष्मा तथा प्रकाश के लिए हमारा सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्रोत है, इसलिए इसे सूर्य परिवार का मुखिया कहा जाता है तथा ये सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है। तो इससे समझ में क्या आया? सौरमंडल किसे कहते हैं? तारा ग्रहों और उपग्रहों के मिलने से जो परिवार बनता है उसी को सौर परिवार कहा जाता है।
अब सूर्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सूर्य जो है कि ये सौरमंडल के केंद्र यानी कि बीच में स्थित है। इसका जो है कि आकार बहुत बड़ा एवं इसका निर्माण अत्यधिक गर्म गैसों से हुआ है। ठीक है, इसका आकार है बहुत बड़ा एवं इसका निर्माण अत्यधिक गर्म गैसों से हुआ है। सौरमंडल के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत है हमारा सूर्य। इसका आकर्षण बल सौरमंडल को बंधे रखता है। ठीक है, इसका जो आकर्षण बल है ये हमारे पूरे सौरमंडल को बंधे रखा हुआ है और ये हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है हमारे पृथ्वी से। अब हम अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा ग्रह है, तीसरे नंबर पे आता है। और आकार में इसका जो साइज है हमारे सौरमंडल में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। साइज में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है बच्चों। ठीक है, पृथ्वी जो है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। ये रहा ध्रुव इसका दोनों, इसके पास थोड़ी चपटी हुई है। इन्हीं कारण इसके आकार को जो है भूआब कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का अगर कोई आपको आकार पूछे तो आप गोलाकार नहीं बताइएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का सही आकार है भूआब। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मतलब संभव परिस्थितियाँ जहाँ पर हम लोग जीवित रह सकते हैं वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। इसीलिए पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है जीवन जीने के लिए। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये जो पृथ्वी है इन्हीं कारण से इसे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है वो पानी से ढका हुआ है। इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है और इन्हीं कारण से इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर समझा सकूँ। अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रमा यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, यह हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो है 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी का एक चक्कर यह लगभग 27 दिन में पूरा करता है। हमारे अर्थ का जो एक ऑर्बिट पूरा करता है ये 27 दिन में पूरा करता है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसकी सतह पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यानी कि जीवन जीने के लिए संभव वातावरण यहाँ पर नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे तथा मैदान है जो कि हमारे छाया का निर्माण करते हैं। जो कि पृथ्वी से देखते हैं तो ये छाया हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तारों, ग्रहों तथा उपग्रह के अतिरिक्त तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह बेसिकली मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, ये ग्रहों के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से अलग हो गए हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड बेसिकली सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक आने के कारण ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिससे हम लोग झील के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं आकाशगंगा क्या है। ये रहा एक आकाशगंगा का फोटो। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है और यह एक ओर से दूसरी ओर तक फैली
चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता की तरह हमें दिखाई पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहला है, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को देवता कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को देवता कहा जाता था। ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे फ्रेंड जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। प्रकाश की गति जो है कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। उपग्रह क्या होते हैं देख लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में, और ठीक उसी प्रकार उपग्रह जो है चक्कर लगाते हैं ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में पथ पर। ठीक है। तो उपग्रह जो है ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो कि मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। यह एक कृत्रिम पिंड है जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। जिसका प्रयोग जो है कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई पूछता है कि मानव निर्मित उपग्रह क्या है, तो यह एक ऐसा उपग्रह है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है और जिसका प्रयोग जो है कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसको रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा क्या होता है, ये कोई पृथ्वी है तो इसका जो आसमान में सबसे ऊपरी जो भाग है जहाँ पर ये घूमते हैं उसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, इनसेट यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग लिख लीजिएगा, IRS और EDUSAT, ये सभी अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह है। ठीक है। तो फ्रेंड आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इससे भी बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे। लिए तब तक धन्यवाद।